आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, एक्टर्स को, कॉमेडियंस को देखा होगा अचानक से काफी ज्यादा वेट लॉस करते हुए। इसमें करण जौहर, बादशाह, कपिल शर्मा, तन्मय भट्ट, कुशा कपिला, राम कपूर जैसे सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं। इन्हें लेकर के ये स्पेक्यूलेशंस लगाए गए थे कि शायद इन सभी ने ओजेम्पिक लेकर के इतना ज्यादा वेट लॉस किया है। हालांकि इनकी तरफ से एज सच कोई क्लैरिफिकेशन तो आया नहीं था। तो क्या ओजेम्पिक, मोंजारो और इस तरह के ड्रग्स लेना गलत चीज है? कैसे इतनी ज्यादा नेगेटिविटी से देखा जा रहा है? प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो होता है उसकी गाइडेंस में अगर लिया जाता है तो दिस इज द सेफेस्ट ड्रग एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू हाइड दैट कि मैंने ओजेम्पिक लिया है या मोंजारो लिया है। ये ड्रग है, आपको बीमारी थी, क्योंकि आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ओबेसिटी इज ए डिजीज, एग्जैक्टली डिजीज है और बहुत सारी चीजों को जन्म देती है। एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ही बिटर फ्रूट्स देता है। वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, यंग फीमेल इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी है, स्लीप एपनिया है, रात को सो नहीं पाते, स्नोरिंग होती है, घुटनों में दर्द है, बैक में प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक ओबेसिटी से ही पैदा होती हैं और एक ओबेसिटी डिजीज है। और डिजीज को दूर करने के लिए कोई भी क्रॉनिक अगर डिजीज है तो वी हैव टू टेक ड्रग्स। तो मेरे ख्याल से उसको हाइड करने की जरूरत नहीं है। ओजेम्पिक क्या है, मोंजारो क्या है और क्यों ये इतना ट्रेंड में है? बेसिकली जो ओजेम्पिक और मोंजारो है ये वेट लॉस ड्रग्स हैं। खाने को आगे जो पुश करना है स्लो कर देगा, हमारी जो प्रोसेस होता है वो स्लो कर देगा, जिससे द पेशेंट फील्स फुल, जल्दी फुल फील करेगा, पेट भरा भरा लगेगा, पेशेंट को भूख कम लगेगी, ये हंगर को कम करेगा, सेटिटी को बढ़ाएगा। तो खाएंगे कम, कैलोरी इंटेक कम होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो ऐसा है क्या कि इनिशियली ओजेम्पिक को डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये सबसे पहले एंटी डायबिटिक ड्रग थे, डायबिटीज में दिए जाते थे। लेकिन जब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, इनके बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि डायबिटीज के साथ साथ, डायबिटीज ठीक करने के साथ साथ पेशेंट्स में वेट लॉस भी होता है। जो एनिमल स्टडीज थे उसमें वेट लॉस भी हुआ। तो फिर एफडीए ने इसको एज ए वेट लॉस ड्रग और एंटी ओबेसिटी ड्रग के रूप में भी लॉन्च किया। तो जो ओजेम्पिक, मोंजारो, वेगोवी ऐसे जो ड्रग्स हैं, क्या ये बहुत महंगे होते हैं? मतलब कॉस्ट क्या होती है उनकी? मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो सेटबैक जो होता है हमारा इसी में ही है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्टली है, अफोर्डेबिलिटी कम होती है, एक्सेसिबिलिटी कम होती है। तो अगर हम एवरेज के लिए बात करते हैं, सारे ड्रग को अगर हम मिला दें, तीनों 5-6 डोजेस हैं, तो तकरीबन 15,000 to 27,000 का कॉस्ट रहता है 1 मंथ की थेरेपी का। एक महीने का 15,000 से 27,000, जैसे जैसे डोज बढ़ती रहती है। तो आप बताइए कि जो ओजेम्पिक, मोंजारो या वेगोवी है, इसे लेने के कोई सच में साइड इफेक्ट्स हैं? हमारी बॉडी पर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? आपका नौशिया, वॉमिटिंग, किसी पेशेंट में डायरिया, किसी में कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल दोनों मॉलिक्यूल में ये साइड इफेक्ट के रूप में मिलती हैं। तो पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, कई बार ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे पहले अपना आई चेकअप कराना है, उसके बाद इस ड्रग को लेना है। हेलो, हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे ओजेम्पिक, मोंजारो जैसे ड्रग्स के बारे में, जिसे लेकर आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, एक्टर्स को, कॉमेडियंस को देखा होगा अचानक से काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस करते हुए। इसमें करण जौहर, बादशाह, कपिल शर्मा, तन्मय भट्ट, कुशा कपिला, राम कपूर जैसे सेलिब्रिटीज़ के नाम शामिल हैं। इन्हें लेकर के ये स्पेक्यूलेशंस लगाए गए थे कि शायद इन सभी ने ओजेम्पिक लेकर के इतना ज्यादा वेट लॉस किया है। हालांकि इनकी तरफ से एज सच कोई क्लैरिफिकेशन तो आया नहीं था, बट स्टिल मार्केट में र्यूमर्स बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे में लोगों ने ओजेम्पिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना सर्च करने लगे कि आखिर ये ओजेम्पिक क्या है, ऐसा इसमें क्या है कि इसकी वजह से इतना सडन वेट लॉस हो रहा है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर के हम हाजिर हैं इस पॉडकास्ट में, जिसमें इस सेशन में हम एक एक्सपर्ट के जरिए इस टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, जो कि डायरेक्टर है GI रोबोटिक और बेरियाट्रिक सर्जन CK बिरला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेगा एंड माय ग्रीटिंग्स टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। हम चाहेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है ओजेम्पिक पर, मोंजारो पर, इस पे हम बहुत ही डिटेल बातचीत करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट के जरिए इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर ये है क्या। तो जो भी लोग हो सकता है पहली बार हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्हें बिल्कुल आइडिया ही ना हो कि ये ओजेम्पिक है, ये मोंजारो, ये सब है क्या। तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो बेसिक से ही शुरू करिए
कि ओजेम्पिक क्या है, मुंजारो क्या है और क्यों ये इतना ट्रेंड में है, प्लीज। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, और आई एम हैप्पी दैट ऑल दीज सेल्स दे हैव चोजन फॉर ए वेरी गुड लाइफ स्टाइल्स। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी ख़त्म हुई हैं, और कॉस्मेटिक तो है ही है, उनका दिखना तो अच्छा है ही है साथ में। और आज हम बात कर रहे हैं ओजेम्पिक की और मंजैरो की। बेसिकली जो ओजेम्पिक और मंजैरो है, ये वेट लॉस ड्रग्स हैं, और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल इसमें होता है, इंग्रेडिएंट होता है, वो जो ओजेम्पिक में होता है वो सेमाग्लूटाइड होता है, और जो मंजैरो में होता है वो टीरजेपेटाइट होता है। अच्छा, ओके। लेकिन यहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ओजेम्पिक है, इंडिया में विगोवी के नाम से ये लॉन्च हुआ है। तो हमारे यहाँ पे विगोवी और मंजैरो अवेलेबल हैं, और हमारे पेशेंट्स उसका बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा है क्या कि इनिशियली ओजेम्पिक को डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया था? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज के केसेस ओवरऑल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इवन इंडिया को तो अब डायबिटीज का कैपिटल भी कहा जाने लगा है। तो इस बात में सच्चाई है कि ओजेम्पिक को सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया था? हाँ जी, बिल्कुल। ये दोनों ही ड्रग जो है वो एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो जो सेमाग्लूटाइड है, इससे पहले इसी का एक मॉलिक्यूल था लेराग्लूटाइड। तो 2014 में लॉन्च किया गया था लेराग्लूटाइड, 2021 में लॉन्च किया गया था सेमाग्लूटाइड, और अभी जो 24 में जो लॉन्च किया गया वो टीरजेपेटाइड है। तो ये सबसे पहले एंटी डायबिटिक ड्रग थे, डायबिटीज़ में दिए जाते थे। लेकिन जब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, इनके बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के साथ साथ, डायबिटीज़ ठीक करने के साथ साथ पेशेंट्स में वेट लॉस भी होता है। जो एनिमल स्टडीज थे उसमें वेट लॉस भी हुआ। तो फिर FDA ने इसको एज ए वेट लॉस ड्रग और एंटी ओबेसिटी ड्रग के रूप में भी लॉन्च किया। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि डायबिटीज में जितने हमने पॉडकास्ट किए उसमें तो सभी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि डायबिटीज में आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपना वजन कम करिए। बिल्कुल। तो आई थिंक उसके साथ साथ में ये वजन कम करने में भी हेल्प कर रहा है। Yes. तो एग्जैक्टली लॉन्च कब हुआ था ओजेम्पिक जो है, और क्या इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है? इंडिया में ये विगोवी के नाम से अवेलेबल है, और 2021 में लॉन्च हुआ था एज ए वेट लॉस ड्रग और एज ए एंटी डायबिटिक ड्रग। और इंडिया में ये हमें अवेलेबल है, विगोवी के नाम से हमें यहाँ पे मिलता है। ओके। तो ओजेम्पिक का जो आपने कहा वो इंडिया में विगोवी के नाम से अवेलेबल है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ओजेम्पिक और विगोवी ऑलमोस्ट सेम थिंग, बस नाम अलग है, ब्रांड नेम चेंज है इनका। बाकी दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, सेमाग्लूटाइड है, सेम है। तो मुंजारो फिर इससे कैसे अलग है ओजेम्पिक से? वो अलग ड्रग है। इसमें सेमाग्लूटाइड है, उसमें टीरजेपेटाइड है। तो मंजैरो जैसे हमारे यहाँ पे मंजैरो के नाम से है, कुछ कंट्री में ज़ेपबाउंड के नाम से ये लॉन्च हुआ है। तो ब्रांड नेम दोनों की अलग है, ज़ेपबाउंड और मंजैरो, पर दोनों में ही टीरजेपेटाइड है। तो अगर हम बात करते हैं विगोवी की और ओजेम्पिक की जिसमें सेमाग्लूटाइड है, तो बेसिकली वो GLP-1 एगोनिस्ट है। तो GLP-1 एक हार्मोन होता है। हम अभी ये बात कर रहे थे कि हमारी गट फीलिंग होती है, तो मतलब जो है कि गट आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो बाहर के एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होता है। जैसा हम खाएंगे वैसा हम दिखेंगे, वैसा हम करेंगे, हमारा डायबिटिक स्टेटस वैसा होगा, मेटाबॉलिक स्टेटस वैसा होगा। तो बेसिकली गट में एक हार्मोन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट होता है, जिसको GLP-1 कहते हैं। तो GLP-1 का काम होता है, GLP-1 हमारे हंगर को कम करता है, हमारी सेटाइटी को बढ़ाता है, हमारे इंसुलिन को ज़्यादा एक्सक्रीट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। तो जो सेमाग्लूटाइड है, जो ओजेम्पिक में और विगोवी में है, वो एक तरह का GLP-1 एगोनिस्ट है, इनक्रेटिन एनालॉग है, यानी उसी की तरह काम करता है। बाहर से आर्टिफिशियल दिया जाता है, GLP-1 अंदर से बनता है, लेकिन ये बाहर से दिया जाता है, दोनों का काम सेम है। तो व्हाट दिस सेमाग्लूटाइड विल डू इज, ये 3 जगह पे काम करता है। एक हमारे इंटेस्टाइन पे काम करता है, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा ये पेनक्रियास पे काम करता है। तीसरा हमारे ब्रेन पे काम करता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जब काम करेगा तो GLP-1 बढ़ेगा। उससे क्या होगा, इट स्लोज डाउन द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। खाने को आगे जो पुश करना है स्लो कर देगा, हमारी जो प्रोसेस होता है वो स्लो कर देगा, जिससे द पेशेंट फील्स फुल, जल्दी फुल फील करेगा, पेट भरा भरा लगेगा, पेशेंट को भूख कम लगेगी, ये हंगर को कम करेगा, सेटाइटी को बढ़ाएगा। तो खाएंगे कम, कैलोरी इंटेक कम होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो जो कहते हैं ना कि कैलोरी बैलेंस जो होता है एक्सपेंडिचर और उसमें इंटेक में, तो उसको मैनेज करेगा, कैलोरी कम हो जाएंगी तो वेट लॉस होता जाएगा। नंबर 2, ये पेनक्रियास पे काम करता है। वहां पे जो बीटा सेल होते हैं पेनक्रियास के, वहां से इंसुलिन सिक्रीशन होता है। सो व्हाट दिस डज इज इट विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन, जिससे सिक्रीशन इंसुलिन का बढ़ेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है आपका वेट लॉस भी होगा। दोनों एक चीजें एक साथ। यस। तीसरा हमारा ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है,
तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा पॉइंट, ऐसा सेंटर होता है जहां से हमारा सारा कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है। यानी फूड पाइप से सिग्नल जाएंगे ब्रेन में और ब्रेन फिर ऊपर से कंट्रोल करेगा कि आपको क्या खाना है। अच्छा। तो जो हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट करता है, वहां पे भी जीएलपी रिसेप्टर्स होते हैं, वो ऊपर से फिर आपकी भूख को कम करेगा, इट विल डिक्रीज द हंगर एंड इट विल इंक्रीज द सेटाइटी। तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरी इंटेक कम होगा और आपका वेट लॉस होता जाएगा। ऐसे ही जो मंजैरो है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है टिर्जेपेटाइड। ठीक है। जैसे हमने देखा कि सेमाग्लोटाइड है वो GLP-1 पे काम करता है, सिंगल हार्मोन पे काम करता है। टिर्जेपेटाइड जो है वो 2 हार्मोन पे काम करता है, इसको डुअल एक्शन कहते हैं। ओके। तो ये GLP-1 पे भी काम करता है और GIP पे भी काम करता है, दोनों पे काम करेगा, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा। तो जो टिर्जेपेटाइड है उसका पैनक्रियाज पे इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, इंसुलिन सिक्रीशन ज्यादा होता है, मेटाबॉलिक रेजोल्यूशन ज्यादा होता है टिर्जेपेटाइड से। तो ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल हैं और दोनों ही वेट लॉस मॉलिक्यूल्स। ओके। तो मतलब ये एक साथ हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स पर काम करते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से डायबिटीज भी मतलब हमारी जो कंट्रोल में रहती है और वेट लॉस भी होता है। बिल्कुल। तो कोई चांसेस है कि ओजेम्पिक या मुंजारो या ऐसे ड्रग्स लेने से जो डायबिटीज है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाए? हाँ बिल्कुल, नहीं रिवर्स तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ड्रग्स हैं ये। हाँ। ड्रग्स हम लेते रहते हैं, जैसे पहले एंटी डायबिटिक ड्रग लेते हैं, आप दवाई लेते हो, इंसुलिन लेते हो, ठीक तो है। जब तक आप इंसुलिन लेते हो तब तक आपका जो है शुगर कंट्रोल में रहता है। ओके। इसी तरह से ये भी ड्रग्स हैं, आपको ड्रग्स लेनी है, बस इसमें यह है कि आपको लंबे टाइम तक ये ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। सो बिकॉज यू हैव टू टेक इट फॉर द लॉन्गर टाइम टू हैव ए सस्टेनेबिलिटी फॉर द वेट लॉस एंड द डायबिटिक कंट्रोल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जैसे मैंने शुरुआत में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम लिए, तो उनको लेकर के एक चीज़ ये भी बोली जा रही है कि जितने सेलिब्रिटीज़ को लेकर के स्पेक्यूलेशंस लगाई कि शायद इन्होंने ओजेम्पिक से अपना वेट लॉस किया है या किसी भी वेट लॉस ड्रग से किया है, वो सब अचानक से एक जैसे दिखने लगे हैं। तो ऐसा होता है क्या कि अगर जैसे सब एक ही तरह का ड्रग ले रहे हैं तो वो इतने पतले हो जाएंगे कि सब एक जैसे ही दिखने लगेंगे? बिल्कुल ऐसा है, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग हम सब एक जैसे ही हैं वैसे तो, कि हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। अगर आपकी मोबिलिटी, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो आप अपना वेट लॉस करते हो, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आप पे जो फैट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम सब मिलकर के एक ही तरफ काम करें तो सभी एक जैसे लगेंगे हम। देखो कोई भी हम ड्रग लेते हैं वो बहुत इफेक्टिव ड्रग होती है, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल कब अचीव कर सकते हो? जब आप उसको कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से, वर्कआउट से, आपका डाइटरी मैनेजमेंट से। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन ओजेम्पिक को लेकर के ना मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त नेगेटिविटी फैलाई गई है कि इन लोगों ने तो ओजेम्पिक से अपना वेट लॉस किया है, और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस चीज़ को मानना भी नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, और नई इस चीज़ को वो क्लियर कर रहे हैं कि हाँ मैंने ओजेम्पिक से मतलब अपना वेट लॉस किया है या किसी भी फॉर्म से। उन्हें लगता है कि अगर हमने ये चीज़ बोल दी तो फिर लोग हमें मतलब गलत तरीके से देखेंगे। तो क्या ओजेम्पिक, मोंजारो और इस तरह के ड्रग्स लेना गलत चीज़ है? कैसे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आई वुड से कि अगर these drugs has to be taken according to the guidelines, protocols के accordingly हम लेते हैं, तो I would say it is the safest drug for the weight loss। हाँ बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम ये होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स इन ड्रग्स पे हैं और कुछ पेशेंट्स आते हैं कि मेरे भाई ने, कजन ने लिया तो मेरे को भी दे दो, या किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने बोल दिया तो उसके कहने पे ड्रग लेना शुरू कर दिया, किसी जिम ट्रेनर ने बोल दिया तो उसके कहने पे ड्रग लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, बिकॉज ये वेट लॉस ड्रग एक मैजिक शॉट नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगाया और सब कुछ हो गया। दिस इज ए बिग प्रोग्राम। कोई भी होता है, जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी है या वेट लॉस ड्रग्स हैं, तो ये बिग प्रोग्राम है। तो इसमें जैसे ही पेशेंट पहले आता है तो हम पहले पेशेंट को अच्छे से स्क्रीन करते हैं, एवेलुएट करते हैं। बिल्कुल, पेशेंट एवेल्युएशन जो होता है, पेशेंट काउंसलिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल कैसा है, आपका किडनी का प्रोफाइल कैसा है, आपका लिवर का प्रोफाइल कैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी फैमिली में किसी चीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है। हम आगे बात करेंगे कि कुछ एक साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री से हम निकाल सकते हैं। तो वो कंप्लीट प्रोफाइल पेशेंट का देख के अकॉर्डिंगली पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि आपको क्या डोज लेनी है, कितने टाइम तक लेनी है, और फिर डोज को एस्केलेट हमने कैसे करना है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो वेरी गुड काउंसलिंग, इवेल्युएशन, देन मॉनिटरिंग ऑफ द डोज, मॉनिटरिंग ऑफ द इफेक्ट एंड मॉनिटरिंग ऑफ साइड इफेक्ट। तो एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो होता है उसकी गाइडेंस में अगर लिया जाता है तो दिस इज द सेफेस्ट ड्रग, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू हाइड दैट कि मैंने ओजेम्पिक लिया है या मंजरो लिया है। ये ड्रग है, आपको बीमारी थी, क्योंकि आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ओबेसिटी इज ए डिजीज, एग्जैक्टली डिजीज है और बहुत सारी चीजों को जन्म देती है। एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ही बिटर फ्रूट्स देता है,
वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, यंग फीमेल इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी है, स्लीप एपनिया है, रात को सो नहीं पाते, स्नोरिंग होती है, घुटनों में दर्द है, बैक में प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम एक ओबेसिटी से ही पैदा होती हैं। और एक ओबेसिटी डिजीज है, और डिजीज को दूर करने के लिए कोई भी क्रॉनिक अगर डिजीज है तो वी हैव टू टेक ड्रग्स। तो मेरे ख्याल से उसको हाइड करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली आपने ये चीज़ सही बताई कि ओबेसिटी जो है वो हमारे शरीर पर कितना बुरा इम्पैक्ट डालती है। और उसको ख़त्म करने के लिए आपके पास कोई एक ड्रग, एक मेडिसिन आई है जो कि अप्रूव्ड भी है, तो आप उसको लेने में तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है, नहीं बताने में। इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली, इट्स बिग अचीवमेंट कि हमारे पास ऐसी चीज है। अगर जिस चीज, किसी भी बीमारी की दवा है हमारे पास, तो उसको लेने में या बताने में तो आई डोंट थिंक सो कोई हर्ज है। बट एक चीज ये कि एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे हम लोग, तो जितने भी सेलिब्रिटीज ने भी अचानक से वेट लॉस किया है, तो हम लोग उनको हमेशा से देखते आए हैं कि वो ओवर वेट रहे हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है। अब वो अचानक से इतना ज़्यादा वेट लॉस करके एकदम पतले हो गए हैं, हालांकि वो मान नहीं रहे इस चीज़ को। अलग अलग इंटरव्यूज़ में वो जाके बोलते हैं कि मैंने तो ओमैड डाइट लिया है, मैं दिन में बस एक बार खाता हूँ। कोई कह रहा है कि मुझे ऐसा वाला थायराइड हो गया है कि मैं पतली होने लगी थी अचानक से, इसीलिए मेरा वेट लॉस हो गया है। कोई कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जिम कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे था, तभी मैंने वेट लॉस किया है। तो क्या सच में इन सभी चीज़ों से भी वेट लॉस होता है इतना सडन, या ये सिर्फ ओजेम्पिक और मोंजारो का इफेक्ट हो सकता है? आई थिंक हमारे पास बहुत सारे मीडिएटर्स हैं वेट लॉस करने के, और अगर हम सभी यूज़ करते हैं, वो ड्रग के रूप में है, वो एक्सरसाइज के रूप में है, वो डाइटिंग के रूप में है, तो अगर सारे हम कंबाइंड करते हैं तो इफेक्टिव वेट लॉस और अच्छा वेट लॉस होता है। किसी भी एक मीन के साथ हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डाइटिंग करते हैं तो डाइटिंग में हम वो डाइट नहीं कर सकते जो जिंदगी भर जब हम करते रहें। तो हम जो भी डाइट करेंगे, अगर स्पेशल डाइट लेंगे तो कुछ टाइम के लिए होगी। तो जैसे ही हमने वो डाइट बंद की, जब हम डाइट कर रहे हैं तो हमें हंगर हार्मोन, बेसिकली डाइटिंग में और मोंजारो में क्या फ़र्क है, हम डाइट करते हैं तो इससे हमारा हंगर बढ़ता है और क्रेविंग्स होती हैं, क्रेविंग बढ़ती हैं। मोंजारो से हमारा हंगर कम होता है, क्रेविंग हमारी कम होती है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक सेट पॉइंट एक चीज़ होती है। तो जैसे हमारा एसी है, एसी में थर्मोस्टेट होता है, तो इसी तरह हमारा थर्मोस्टेट मेटाबॉलिज्म का अंदर है। अच्छा। तो जैसे ही हमने डाइट करना शुरू किया तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू गो टू द नॉर्मल, हमारा वेट 120 किलो है, तो जैसे ही हम कम करेंगे तो हमारी बॉडी कहेगी नहीं 120 की तरफ ही जाना है। वो सिक्योरिटी मैन्योवर अब हमारे अंदर है। तो हमने उस तरफ ही जाना है। तो हमारा हंगर को वो बढ़ा देगा, हमारी कैलोरी इनटेक को बढ़ा देगा, हंगर को बढ़ा देगा, जिससे हमारी कैलोरी इनटेक बढ़ेगी। तो इसे हम यो डाइटिंग कहते हैं। तो पहले कम किया, बढ़ गया, कम किया, तो यही पैटर्न होता है डाइटिंग का। लेकिन मोंजारो जो हम लेते हैं तो GLP-1 अंदर से मेटाबॉलिक सेट पॉइंट को कम करेगा। तो आपकी जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो कम कर देगा। आपको बताएगा कि आपका वजन 120 है ही नहीं है, आपका वजन ही 100 किलो है। तो बॉडी का सेट पॉइंट ही वो कर देगा कि हमें 100 किलो पर ही रहना है। तो इसीलिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेमेडीज इज ऑलवेज बेटर देन अ सिंगल रेमेडी। ठीक है। अच्छा, एक बार हमारी ऑडियंस को ये चीज़ भी बता दीजिए कि ओजेम्पिक की जगह इंडिया में इसका क्या जो है वो सब्स्टिट्यूट है, तो अगर किसी को इसके बारे में जानना हो, यूज़ करना हो, तो कौन सी चीज़ को ले सकते हैं या जा करके बोल सकते हैं? जैसे ओजेम्पिक आपको मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज में, उसी तरह जो इसका एक्टिव मॉलिक्यूल है सेमाग्लोटाइड, वो इंडिया में जो लॉन्च हुआ है वो विगोवी के नाम से लॉन्च हुआ है। विगोवी, ठीक है। तो विगोवी और मोंजारो जो है वो हमें इंडिया में मिल सकता है, ओजेम्पिक जो है वो हमें इंडिया में नहीं मिलेगा, वो हमें बाहर ही मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं, तो क्या हम ओवर द काउंटर जा करके ले सकते हैं, या जब तक डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब ना करें हमारी कंडीशन को देख करके, तब तक ही हमें तभी मिलेगा? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट टुडे, राइट? दीज ड्रग्स आर नॉट ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो हमें किसी के कहने पे या फिर डायरेक्टली जिम से या कहीं से भी प्रोक्योर करके इस इंजेक्शन को लेना नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये इंजेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, एक प्रोग्राम है पूरा, वैसे करना है। तो कुछ एक साइड इफेक्ट भी होते हैं इस ड्रग के। तो जो एक्सपर्ट है आपका, जो डॉक्टर मेडिकल एक्सपर्ट है, जो ओबेसिटी की फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं, जो जानते हैं कि ओबेसिटी की वजह से आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, आपके किस ऑर्गन में क्या क्या हो रहा है और उसको कैसे ठीक करना है। सो दिस ड्रग हैज टू बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मेडिकल एक्सपर्ट। वो आपका ओबेसिटी फिजिशियन हो सकते हैं, आपके बेरियाट्रिक सर्जन, बेरियाट्रिक फिजिशियन हो सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो जो भी इनसे हार्मोन से डील करते हैं, उनके अंडर गाइडेंस में ही आप इस तरह की ड्रग के लेंगे, ना कि ओवर द काउंटर।
ठीक है, तो अगर वो मतलब इसको भी थोड़ा आप आसान भाषा में समझा दीजिए कि एग्जैक्टली वो कौन से लोग हैं जो ओजेम्पिक, मोंजारो इस तरह के ड्रग्स को कंज्यूम कर सकते हैं या जिनके लिए ये स्पेसिफिकली बना है। इनिशियली हमने बात करी थी कि ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है और एक वेट लॉस ड्रग है। ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ये एक पैमाना होता है ओबेसिटी को देखने का। 30 से ऊपर है सारे पेशेंट्स, तो उनमें हम दे सकते हैं। ठीक है। और जिनका 27 से 30 है और साथ में कोई ओबेसिटी रिलेटेड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो उनमें हम ये इन दोनों ड्रग्स को दे सकते हैं। ओके। और स्पेसिफिकली दोनों मॉलिक्यूल में अलग अभी तक के बारे में है कि एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। हाँ। मंजारो के लिए। और विगोवी में कहीं पे वो मानते हैं कि 12 के ऊपर भी हम दे सकते हैं, कहीं पे कहते हैं कि 18 के ऊपर दे सकते हैं। तो जो एडोलेसेंट ओबेसिटी है उनमें जो है नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था कि किस एज ग्रुप के लोगों को ही ओजेम्पिक, मोंजारो ये जो ड्रग्स है ये रिकमेंड किए जाते हैं? तो स्टैंडर्ड ये है कि आप 18 ईयर प्लस में ही यूज करेंगे। एडोलेसेंट ओबेसिटी में जो है, बच्चों में, चाइल्डहुड ओबेसिटी में इस ड्रग को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। इवन द रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर द यूज इन बिलो 18, बट येस टिल नाउ वी डोंट हैव इनफ डेटा टू सजेस्ट दैट वी कैन यूज वेरी सेफली इन द चिल्ड्रन। ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे हम सभी जानते हैं कि वेट लॉस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इवन डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, रिवर्स करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों के लिए, बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। तो जब ये ड्रग नहीं आया था 2021 से पहले, तो लोगों के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती थी, लेकिन आपको लग रहा है कि जब से ये ड्रग आया है मार्केट में तो एक नई लहर ही आई है? तो क्या सब लोग इसी सेफ ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं कि हमारा वेट लॉस करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ईजी, सेफेस्ट और इफेक्टिव तरीका है वो ये ड्रग्स लेना ही है? आपको लग रहा है ऐसा है? यस मेघा, मैं ये कहूँगा कि जब से ये ड्रग्स लॉन्च हुई हैं, हमने जैसे बात किया, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग टू डू अ वेट लॉस एंड डायबिटिक मैनेजमेंट। बिल्कुल पैराडाइम चेंज कर दिया इसने ओबेसिटी का, ओबेसिटी केयर का, एंड थैंक्स टू बोथ द कंपनीज जिन्होंने दोनों मॉलिक्यूल को लॉन्च किया है, क्योंकि तकरीबन 80% ऑफ ओबीस पीपल इन द वर्ल्ड दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज ड्रग्स। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ जी। तो एक्चुअल में इफेक्टिव है, लेकिन इफेक्टिव कब तक है ये हम नहीं कह सकते। आपको लंबे टाइम तक इसको लेना पड़ेगा। बट जैसे हमने बात भी की कि इसके अराउंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई है कि मतलब ये ड्रग सेफ नहीं है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो आप बताइए कि जो ओजेम्पिक, मोंजारो या वेगोवी है, इसे लेने के कोई सच में साइड इफ़ेक्ट्स हैं? हमारी बॉडी पर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? बिल्कुल। साइड इफेक्ट या फिर इफेक्ट्स में इसकी बात करूँगा। सबसे कॉमन आप क्या यूज़ करते हैं? पेन किलर। पेन किलर के साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ। उससे आपके अल्सर बन सकते हैं, उसके आपके एसिडिटी हो जाती है, रिफ्लक्स हो जाता है, लेकिन उसको हम ठीक कर सकते हैं। खाने के बाद लेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो एक्चुअल में साइड इफेक्ट हर चीज़ के होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं हम, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसको लेने का क्या तरीका है, एक्चुअल में क्या तरीका है, क्या हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उसको ले रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हम मेंटेन कर रहे हैं उसको लेते टाइम, उस पर डिपेंड करता है कि आप जो है उसके साइड इफेक्ट ना होने दें। सो आई वोंट ब्लेम टू द ड्रग फॉर द साइड इफेक्ट, आई विल ब्लेम टू द पीपल हु इज टेकिंग दिस ड्रग्स विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ द प्रोटोकॉल। तो मेनली इसमें क्या होता है कि इस आपका नौशिया, वॉमिटिंग, किसी पेशेंट में डायरिया, किसी में कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल दोनों मॉलिक्यूल में ये साइड इफेक्ट के रूप में मिलती हैं। पर मैं ये कहूँगा कि साइड इफेक्ट नहीं, ये तो इफेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि इन मॉलिक्यूल से गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है। तो जब स्लो होगी तो आपको फुल फील होगा, आपको रिफ्लक्स भी फील हो सकता है, इसमें आपको नौशिया, वॉमिटिंग भी फील हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक की जा सकती हैं। आप अपना डाइट का ध्यान रखें। अगर आप गाइडेंस में ले रहे हैं तो अगर आपका डाइट का ध्यान रखेंगे, उसमें आपके प्रोसेस्ड फूड नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील ले रहे हैं तो ये आपको ये सारी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन इसमें इसलिए होता है क्योंकि हम लिक्विड भी नहीं लेते हैं। तो अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है, लिक्विड इनटेक अच्छा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आप अपने माइक्रोबायोटा मेंटेन करके रह रहे हैं, प्रोबायोटिक अच्छे से खा रहे हैं, दही का सेवन अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको लूज मोशंस भी नहीं होंगे। तो ये सारे साइड इफेक्ट को हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसकी प्रॉब्लम सिर्फ आपके डाइटरी मैनेजमेंट से। बाकी जो इनके बारे में जो मेन रेयर 3 साइड इफेक्ट जो माने जाते हैं, वो सबसे कॉमन होता है पैनक्रेटाइटिस, दूसरा होता है थायराइड कार्सिनोमा,
और तीसरा होता है कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, तो उसमें रीपरफ्यूजन सिंड्रोम हो जाता है। मतलब तीनों को तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ, तो करिए इन आसान तीनों की भाषा में। चीज़ें मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ हाँ। आपको। पैंक्रेटाइटिस होता है हमारे पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि अगर उसको प्रायर हिस्ट्री है, उसको पैंक्रेटाइटिस हुआ है, तो ये ड्रग उसके लिए नहीं है। ओके। तो उसको अगर आप ड्रग दोगे तो दिस ड्रग कैन पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ पैंक्रेटाइटिस, तो उसको अक्रेंस ऑफ पैंक्रेटाइटिस हो सकती है बाद में दोबारा। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाती है कि आपने हिस्ट्री ली है उसकी। किसी को गॉल स्टोन्स हैं तो उसमें भी हम इस ड्रग को अवॉइड करते हैं। फिर अगर पेशेंट की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, कि आपके फैमिली में किसी को थायराइड का कैंसर हुआ है, स्पेसिफिकली मेडुलरी टाइप ऑफ द कार्सिनोमा जो होता है, वो कहा जाता है कि इससे होगा। अभी तक किसी पेशेंट में हुआ नहीं है, बट जो इनके क्लिनिकल ट्रायल्स एनिमल्स पे हुए हैं, रैट्स पे हुए हैं, तो उसमें दिखने को मिला है कि किसी एनिमल में, रैट में मेडुलरी कार्सिनोमा इस ड्रग की वजह से हुआ है। तो कीपिंग इन माइंड अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, हम जो है जिस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री हो थायराइड कार्सिनोमा की, कैंसर की, तो उसको ये ड्रग नहीं देते हैं। तीसरी चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं ये सबके व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है बिना किसी स्क्रीनिंग के ये ड्रग ले रहे हैं, उनको बेसिकली जाके सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए अपनी आई चेकअप कराना चाहिए कि उसके रेटिना में कोई प्रॉब्लम है। रेटिनोपैथी होती है जब डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, हमारी जो रेटिना है उसको ब्लड फ्लो नहीं मिलता, तो रेटिना में चेंजेस आ जाते हैं। मतलब उससे क्या होता है फिर? तो रेटिनोपैथी अगर पेशेंट को है ऑलरेडी और ऊपर से हम इस ड्रग को देते हैं, ये ड्रग जो है वो डायबिटीज को ठीक करेगी, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगी। ठीक है। ब्लड फ्लो को बढ़ा देगी तो जो रेटिना है हमारा अंदर का, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और उसमें रीपरफ्यूजन सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि उसमें एकदम से ब्लड जब जाएगा तो पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, कई बार ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे पहले अपना आई चेकअप कराना है, उसके बाद इस ड्रग को लेना है। जैसे आपने देखा होगा कि आप फास्ट करते हो, नवरात्रे अभी आ रहे हैं, तो हम 9 दिन फास्ट करते हैं और 10वें दिन पूरा जबरदस्त खा लेंगे तो हमें ब्लॉटिंग हो जाती है, सारी प्रॉब्लम इसी तरह से उसमें होता है कि जब रेटिना में ब्लड नहीं होता डायबिटीज की वजह से, एकदम से जब ब्लड जाता है तो वो रीपरफ्यूजन हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है रेटिना की, तो उसमें रीपरफ्यूजन सिंड्रोम के चांसेस होते हैं। आपने सुना होगा पेपर में कि काफी लॉ सूट्स हुए हैं यूएस में इन ड्रग को लेकर के, उनको कईयों को ब्लाइंडनेस हो गई, हो गया। सिर्फ रीजन क्या था, उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराई। तो इसमें फिर डॉक्टर का कोई रोल नहीं था कि उन्होंने उनको चेक नहीं किया? बिल्कुल डॉक्टर का, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में लीजिए। पहले वो आपको इवेल्युएट करेगा, स्क्रीन करेगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है, आपकी फैमिली में कोई मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का कोई केस तो नहीं हुआ पहले, या आपको पैंक्रेटाइटिस या गॉलस्टोन्स तो नहीं है। तो अगर ये इवेल्युएट हो जाएगा तो किसी में कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। तो ये सारे जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो डॉक्टर, आपने साइड इफेक्ट्स के बारे में तो हमें बता दिए कि इन ड्रग्स को लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स पॉसिबली जो है वो हो सकते हैं। एक सवाल जो लोगों के मन में सबसे ज़्यादा यही रहता है कि आखिर वो हैं कौन से लोग जिन्हें ओजेम्पिक, मोंजारो या विगोवी जैसे जो वेट लॉस या एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स हैं वो नहीं लेने चाहिए। तो कुछ लिस्ट ऑफ ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ उनके नाम थोड़े बता दीजिए कि कौन से लोग हैं जिन्हें इन्हें ना लें। बिल्कुल, फॉर द नॉलेज ऑफ द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से कि कुछ एक कैटेगरीज पेशेंट्स की ऐसी होती हैं, जैसे नंबर 1, जिन पेशेंट्स में पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है, पैंक्रियाज के इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री है, या फिर गॉल स्टोन्स हैं, क्योंकि इन ड्रग के बाद में उनमें पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस हैं। इट कैन पोटेंशियल द अकरेंस ऑफ द पैंक्रेटाइटिस इन दोस टाइप ऑफ द पेशेंट्स। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी थायराइड कैंसर, स्पेशली मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड अगर किसी को है, तो फिर आपके लिए ये ड्रग नहीं बना, आप में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 3, वो डायबिटिक पेशेंट जिनमें डायबिटीज की वजह से रेटिनोपैथी वाला कॉम्प्लिकेशन है, आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपना आई चेकअप कराइए, रेटिना चेकअप कराइए, रेटिनोस्कोपी कराइए। अगर आपको वो चेंजेस आ रहे हैं तो आपके लिए ये ड्रग यूज करना सेफ नहीं है। ये तो 3 मेजर हैं। बाकी इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडीज। तो प्रेगनेंसी से प्लान करने से 2 महीने पहले इस ड्रग को बंद कर देना है, क्योंकि ये ड्रग क्या करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करता है। प्रेगनेंसी में वैसे ही आपको वॉमिट आती है, नंबर 1, तो वो आपकी वॉमिटिंग को बढ़ा देगा, नौशिया को बढ़ा देगा। दूसरा, अगर आप उस दौरान वेट लॉस करते रहेंगे तो आपके बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसमें प्रोटीन लॉस हो सकता है। तो 2 महीने पहले प्रेगनेंसी के आप इस ड्रग को बंद कर दें। 5th है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स में भी अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि वेदर दिस मॉलिक्यूल विल पास ऑन
थ्रू द मिल्क टू योर बेबी, और उसमें जाके प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा, बेटर टू अवॉइड इन लैक्टेटिंग। जो लोग ब्रेस्ट फीड करा रहे ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उनमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। फिर रेयर में आ जाता है कि अगर आपको बहुत एडवांस किडनी डिजीज है, वैसे तो दीज ड्रग्स आर सेफ ट्रायल्स में कि किडनी के लिए अच्छी हैं, ये लिवर के लिए भी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको जो ड्रग की मॉनिटरिंग है वो बड़ी ही ध्यान से करनी है। तो आप अपने जो भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट आपका है, तो वो आपके ड्रग की जो मॉनिटरिंग उस केस में करेंगे। ठीक है। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या डायबिटीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, अब उन्हें पॉडकास्ट के ज़रिए चलिए हमारे पता चल गया कि हाँ ऐसे ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, उन्होंने सोचा कि चलो मैं जा करके मिलता हूँ डॉक्टर से। तो बीइंग अ सर्जन, बीइंग अ डॉक्टर, आप सबसे पहले कोई पेशेंट आपके पास आता है डायरेक्ट कि डॉक्टर साहब मुझे वेट लॉस करना है या मुझे डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, तो मुझे ओजेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी दे दीजिए, तो सबसे पहले आप उन्हें क्या इवैल्यूएट करके बताते हैं कि किसी भी पेशेंट में? सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काउंसलिंग में ये है कि आपको एक तो लंबे टाइम तक ये मेडिसिन लेनी है। इफ यू आर कमिटेड टू हैव दिस ड्रग फॉर द लॉन्गर टाइम ऑफ द पीरियड, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। दूसरा, पेशेंट के हर ऑर्गन के लिए एवेल्युएशन है। आपका कार्डिक एवेल्युएशन प्रॉपर्ली होगा, आपका लिवर होगा, आपका जीआई एवेल्युएशन होगा, इवन आपका मेंटल स्टेटस, साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन आपका होगा कि साइकोलॉजिकल आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं इस ड्रग को लेने के लिए। और ये सारा करके, सारे इवेल्युएशन करके, सारे इन्वेस्टिगेशन करके, पेशेंट की हिस्ट्री, प्रायर कोई हिस्ट्री है, जैसे मैंने पैंक्रेटाइटिस की, गॉलस्टोन्स की बताई, तो उसकी हिस्ट्री में कोई पॉजिटिव आपके पास पॉइंट है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई किसी को पैंक्रेटाइटिस या मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड कुछ है तो नहीं है। अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज का थोरो एवेल्युएशन करते हैं, उसका ब्लड शुगर कैसा रहता है, किन किन ड्रग्स पे वो पेशेंट है, उसकी रेटिनोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेटिनोपैथी उसमें है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, हर एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ का पूरा एवेल्युएट करने के बाद में पेशेंट का मेटाबॉलिक प्रोफाइल चेक करते हैं कि उसका मेटाबॉलिक प्रोफाइल क्या है, प्लस पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितनी डोज चाहिए। तो अकॉर्डिंगली पेशेंट को काउंसिल किया जाता है कि आपको ये ड्रग जो है वो सूट कर सकती है, आप अपनी फैमिली में डिस्कस कीजिए, इस ड्रग को हमने लेना है। ठीक है। तो किसी का इवैल्यूएशन हो गया और उनको अब हो गया डिसाइड कि हाँ चलिए इनको हमें ये ड्रग्स देने हैं, तो आपने कहा कि इसके बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म तक आपको लेना होता है ये डोज। कितने लंबे समय तक ओजेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी जो है वो कंज्यूम करना होता है, और ये एग्जैक्टली किस फॉर्म में होता है? मेडिसिन के फॉर्म में होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में होता है? थोड़ा सा उसको बताइए। जो सेमाग्लोटाइड है, जो वीगोवी, ओजेम्पिक है, वो दोनों फॉर्म में आ रहा है। ओरल टैबलेट्स भी आती हैं, उसका नाम रिबेल्सिस है। ठीक है। तो वो ब्रांड जो है वो रिबेल्सिस है, सेम ही कंपनी का है। तो रिबेल्सिस ओरल टैबलेट है जिसको कि सुबह लिया जाता है, खाली पेट 4 से 5 घंटे खाली पेट रहेगा। शुरू में 3 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, फिर 7 मिलीग्राम करते हैं 1 महीने के बाद, और फिर 1 महीने के बाद उसको 14 मिलीग्राम वंस ए डे से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पेशेंट वो लेता रहता है। लेकिन ये भी आपको लंबे टाइम तक, अब इसमें जब तक आप लेते हो तब तक ठीक रहता है, जैसे आप ड्रग बंद करोगे तो फिर आपके वेट रीगेन के चांसेस होते हैं। फिर जो दोनों आपके वीगोवी, ओजेम्पिक और मोंजारो हैं, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं। 1 से वीक इंजेक्शन होता है इनका, और इंजेक्शन इंसुलिन की तरह स्किन में बिल्कुल सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगता है, खुद आप अपने आप लगा सकते हो। प्रीफिल्ड पेन के रूप में आते हैं दोनों ही, वीगोवी भी और मोंजारो भी। दोनों में 4-4 डोजेज होती हैं। 1 महीने का पेन होता है, वो आपको हफ्ते में 1 बार लेना है, यानी कि उसमें 4 डोजेज आपकी होती हैं। तो जैसे आपने मंडे को स्टार्ट किया तो एवरी मंडे ऑफ योर मंथ यू विल टेक दैट इंजेक्शन। कितने टाइम तक? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका वेट कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपका गोल क्या है। तो मिनिमम और मैक्सिमम है कि मिनिमम 1 महीने तक भी जा मिनिमम सकता 6 मंथ्स तो लेना ही लेना है। 6 मंथ्स तो लेना, क्योंकि क्योंकि मैक्सिमम तो पेशेंट्स मेरे पास आए हैं जो 2-2 साल से भी ले रहे हैं, कहीं 2 साल तक कंटिन्यूस 2 साल तक कंटिन्यूस ले रहे हैं मेरे पास पेशेंट्स, वो भी आए हैं। कितना मतलब वेट होगा कि वो 2 साल तक ले रहे हैं, या कैसी डायबिटीज उनकी? पेशेंट एक 140 के आसपास थे, उन्होंने 40 केजी लूज किया था 140 केजीज के आसपास थे, और इससे उन्होंने 40 किलो वजन कम कर 35 के आसपास लूज किया था, और उसके बाद में फिर बंद करने के बाद फिर उनका बढ़ गया था। तो फिर हमने अदर ऑप्शंस भी उनको दिए, तो हमने दूसरा ऑप्शन उनमें किया, तो अब वो स्टेबल है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं। ऐसा है कि हाँ पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें जो होता है कि जैसे हमने बताया कि जो ओरल सेमाग्लोटाइड है उसकी डोजिंग 3, 7, 14 करके हम ऐसे एस्केलेट करते हैं, क्योंकि सिंगल डोज, लो डोज पे स्टार्ट करते हैं हमेशा, ताकि उसके साइड इफेक्ट कम आए, और धीरे धीरे जैसे जैसे ड्रग पे रहते हैं आप, तो आप टॉलरेट कर पाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स को, अडेप्ट हो जाते हैं, पेशेंट अडेप्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा लो डोज से स्टार्ट करते हैं। तो जो वीगोवी, ओजेम्पिक है उसको 0.25 से स्टार्ट करते हैं, 0.25 4 वीक्स तक देते हैं, फिर 0.5 4 वीक्स तक देते हैं, फिर उसके बाद में 1 4 वीक्स तक देते हैं, फिर 1.7 देते हैं 4 वीक्स तक,
और फिर 2.4 इज द हाईएस्ट डोज। तो ये 4-4 वीक का एस्केलेशन जो है वो चलता है। इसके दौरान पेशेंट की मॉनिटरिंग करी जाती है। अगर साइड इफेक्ट सेटल नहीं होते हैं तो उसको वापस पुरानी डोज पे लेके आते हैं। सपोज 1.7 पे टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो उसको 1 पे लेके आते हैं। तो इस तरह से मॉनिटरिंग का ये फायदा होता है कि आपके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाते हैं और आपके इफेक्टिवनेस को भी बढ़ा पाते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो मंजैरो है उसमें जो लोएस्ट डोज है वो 2.5 है। 2.5 से स्टार्ट करते हैं 4 वीक्स, फिर 5 पे लेके जाते हैं, फिर 7.5 पे लेके जाते हैं, फिर 10 पे लेके जाते हैं, फिर 12.5 और फिर 15 इज द हाईएस्ट डोज उसमें। ठीक है। तो इस तरह का 5-6 एस्केलेशन जो होते हैं डोज के इनमें होते हैं। ओके, तो मतलब जो ज़ेम्पिक, मोंजारो और वीगोवी है उन्हें हम दवाओं के यानी ओरल फॉर्म में भी ले सकते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। यस, मोंजारो को सिर्फ इंजेक्शन, अच्छा। और जो ओजेम्पिक, और वीगोवी वीगोवी है? और रेबेल्सिस है वो दोनों में आती है। मतलब सेमाग्लोटाइड आपको ओरल भी मिलेगी और इंजेक्टेबल भी मिलेगी। ठीक है, तो मतलब दोनों फॉर्म में डिपेंड कि पेशेंट कौन सा। तो पेशेंट में कुछ है वैसे कि उन्हें देख करके आप मोंजारो देते हैं या वीगोवी देते हैं? पेशेंट का डायबिटिक प्रोफाइल देखते हैं, अगर ज़्यादा है, वैसे ऑलमोस्ट सेम इफेक्टिवनेस दोनों की है, ठीक। लेकिन अभी जो नए डेटा उन्होंने निकाले हैं मंजैरो में तो उसमें थोड़ा सा वेट लॉस ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके। तो उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स में तकरीबन आया कि 20%, 21% तक भी वेट लॉस हो जाता है। 72 वीक्स का उनका ट्रायल है 15 की डोज पे, और जो विगोवी या ज़ेम्पिक का है उसमें 15 to 18% ऑफ वेट लॉस जो है उन्होंने ट्रायल्स में शो किया हुआ है। तो जो ओजेम्पिक, मोंजारो, वीगोवी ऐसे जो ड्रग्स हैं क्या ये बहुत महंगे होते हैं? मतलब कॉस्ट क्या होती है उनकी? तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो सेटबैक जो होता है हमारा इसी में ही है कॉस्ट में। कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्टली है, अफोर्डेबिलिटी कम होती है, एक्सेसिबिलिटी कम होती है। तो अगर हम एवरेज के लिए बात करते हैं, सारे ड्रग को अगर हम मिला दें, तीनों 5-6 डोजेस हैं, तो तकरीबन 15,000 to 27,000 का कॉस्ट रहता है 1 मंथ की थेरेपी का। एक महीने का 15,000 से 27,000, जैसे जैसे डोज बढ़ती रहती है। 15 से 27,000 रहता है। ओके, और फिर ये जो डोजेज होते हैं ये मिनिमम और मैक्सिमम कितने टाइम तक दिए जा सकते हैं पेशेंट्स को? अभी इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, पर पेशेंट को लेना पड़ता है लंबे टाइम तक। जैसे हमने बात की कि 2 इयर्स तक, तो मैंने मतलब मेरे पेशेंट हैं जिन्होंने 2 इयर्स तक लिया है, तो लेकिन अंडर गाइडेंस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं ओजेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी है, तो इससे सस्टेनेबल वेट लॉस होता है कि ऐसा है कि वेट लॉस कर लिया लेकिन फिर से वापस वेट गेन हो सकता है? आई वुड से द वेट लॉस इज सस्टेनेबल ठीक है। until you are under the guidance and you also complementing with the physical activity। क्योंकि हम किसी चीज का मैक्सिमम पोटेंशियल तभी पा सकते हैं जब हम उसको कंबाइन करते हैं किसी चीज से। सो इसमें इंपॉर्टेंट होता है ड्रग इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, फिर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर आपका डाइट टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, और ड्रग मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप पांचों को अच्छे गाइडलाइंस में प्रोटोकॉल से करते हो तो सस्टेनेबल वेट लॉस होता है। हाँ, जब हम ड्रग को बंद करते हैं तो उसके बाद में अगर आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, उसको मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं, तो वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है। आपके जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनमें से आप बता सकते हैं किसी की केस स्टडी की किन्होंने सबसे ज़्यादा वेट लॉस किया है, जो लोग समझ सकते हैं कि हाँ इतना भी वेट लॉस किया जा सकता है? अब मेरे कई पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक 30-35 kg भी पेशेंट ने लूज़ किया है, लेकिन रीगेन हुआ उसके बाद में उसको। बाकी मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसको हम कंबाइन करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी से। जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी करने से पहले उसको हमने ये ड्रग दिया, उसका थोड़ा वेट लूज हुआ, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, फिट हुआ सर्जरी के लिए, फिर हमने सर्जरी करी, उसके बाद में फिर 2 साल बाद अगर उसको देना है तो वो ड्रग दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमारे सामने आए हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है। और जो भी लोग हैं कि जितने भी ड्रग्स लेते हैं उनका एक सवाल ये भी काफ़ी ज़्यादा रहता है कि इन ड्रग्स को अगर हमने लॉन्ग टाइम तक हम ले रहे हैं और आपने कहा कि इसको हमें कंबाइन करना रहता है फिजिकल एक्टिविटी और डाइट के साथ, तो इस वक्त जब हम ड्रग्स ले रहे हैं तो कुछ खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से अवॉइड करनी चाहिए कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं खाना है, और कुछ चीज़ें जो स्टार्ट करनी चाहिए जो आपके वेट लॉस में भी हेल्प कर सकती हैं? इसमें यह है कि इन दोनों का ही फंक्शन GLP-1 से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो GLP-1 क्या करता है? GLP-1 आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए आपकी टॉलरेबिलिटी कई बार कम हो जाती है। तो ये माना जाता है कि अगर हम अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड को कम रखें, फैट्स को कम रखें, ऑयल को कम रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी हाई फाइबर डाइट को हम ज़्यादा रखें, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, प्लस साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। ओके। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि इस ड्रग के बाद में कुछ एक टेस्ट भी चेंज हो जाते हैं आपके। जैसे अगर आप स्वीट लवर हैं, लेकिन ड्रग के बाद कई बार आपको लगता है कि मैं अगर स्वीट लूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम, घबराहट हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली जो है आपका
टेस्ट ठीक हो जाता है। मैं आई वुड से, वैसे तो हम मीठा छोड़ेंगे नहीं कभी लेकिन ड्रग के बाद जब टेस्ट ही आपका नहीं रहेगा तो आप अपने ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट इसका होता है कि आपके टेस्ट चेंज हो जाते हैं। प्लस अगर आप फैट लेते हो तो फैट आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सीधा आपका एक्सक्रीट हो जाएगा मोशन के थ्रू में। अच्छा। तो इसलिए आप फैट कम से कम लो, अदरवाइज आपका मोशन में आपको स्मेल भी फील हो सकती है क्योंकि फैट अनडाइजेस्टेड जाएगा। तो अपना डाइट अच्छे से मेंटेन करके चलो। और कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो अगर हम ओजेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी ले रहे हैं तो उस टाइम पर करेंगे तो उसके रिजल्ट्स हमें और अच्छे आएंगे वेट लॉस के? सारी फिजिकल एक्टिविटीज, आप एरोबिक्स, इनिशियली आप एरोबिक्स कर सकते हो, फिर आप वेट ट्रेनिंग भी उसके बाद कर सकते हो। मीडियम इंटेंसिटी से स्टार्ट करके फिर आप हाई इंटेंसिटी भी कर सकते हो। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड दैट अराउंड 5 days a week तो आपको 30 मिनट्स डेली के हिसाब से आपको करनी चाहिए इसमें एक्सरसाइज। डॉक्टर, आपने जैसे कहा ना कि 15 से 27 हज़ार रुपये एक महीने के लग सकते हैं अगर कोई भी ड्रग्स ले रहा है तो। लेट सपोज किसी ने 1 साल तक ये सारे ड्रग्स लिए, इतने ज़्यादा पैसे लगा लिए और वो ड्रग्स पे है, उनका वेट लॉस हो गया, बट इतने पैसे लगाने के बाद भी उनका वेट लॉस तो हो गया, लेकिन फिर वो ऐसी क्या गलतियाँ कर देते हैं कि वापस से उनका वेट गेन हो जाता है? उसको थोड़ा सा बताइए। हम गलतियाँ करके ही ओबीज होते हैं। हाँ। अगर बेनिफिट लेने के बाद में वही गलतियां करते हैं तो वो गलत है। तो हमें अपने माइंड सेट को इसलिए हम कह रहे थे कि करने से पहले जो हमारी काउंसलिंग होती है, प्री काउंसलिंग, उसमें बिहेवियर देखा जाता है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाता है कि ये बंदा अपने दिमाग को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर आप इतना डेडिकेटेड रहना जरूरी है। लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया, डेफिनेटली आई विल गोइंग टू चेंज माय मेंटालिटी। बिल्कुल मेंटालिटी चेंज हो जाती है और पेशेंट एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। तो अब आप 120 किलो के हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, करते भी हो तो आपके जॉइंट पे प्रॉब्लम आएगी, बैक पे प्रॉब्लम आएगी, अपने जॉइंट को हर्ट करोगे। लेकिन जैसे ही आप 20 किलो लूज करोगे, आप में मोटिवेशन अपने आप ही आता है। प्लस आप उस वेट पे जाकर के एक्सरसाइज करोगे तो आप हर्ट नहीं कर पाते हो अपने आप को। तो इसलिए आपकी हैबिट बन जाती है। डेली योगा, आई थिंक 1 घंटा आप योगा ही कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो। अगर वही कर लोगे, बॉडी की स्ट्रेचिंग अच्छी होगी। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे, हम वेट लॉस कहते हैं तो एक्चुअल में इट शुड बी फैट लॉस। करेक्ट। क्योंकि हम कुछ भी ड्रग से करें, किसी भी चीज से करें, डाइटिंग से करें, तो इनिशियली हमारा वेट लॉस होता है। क्यों? क्योंकि हमारी मसल लॉस भी होता है साथ में। तो एक्सरसाइज इसलिए भी इंक्लूड की जाती है कि आपका मसल लॉस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मसल जो है आपके मेटाबॉलिज्म का बूस्ट करता है। तो मसल लॉस ना होकर के फैट लॉस होना चाहिए। तो इसके लिए बॉडी मास एनालिसिस हम करते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा आपका कि फैट कितना है ड्रग लेने से पहले और बाद में कितना है। तो आप अपनी मसल को मेंटेन करके रखिए, लेकिन फैट को लूज करिए। और अगर जैसे किसी ने ओजेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी ड्रग्स ले लिए, उनका वेट लॉस हो गया, लेकिन उसके बाद उनका वेट फिर से गेन हो गया, तो वापस से वो सेम ड्रग्स पर ही जा सकते हैं या उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस आप बताते हैं? ड्रग्स को वैसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो इनिशियली बेस लाइन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्लस बाकी हमारे और भी हैं, क्योंकि ओबेसिटी क्रॉनिक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। तो एक चीज से हम उसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि वन साइज डज नॉट सूट टू ऑल, तो उसी तरह से हम जो पेशेंट जो होते हैं लो बीएमआई के, उसमें वो ड्रग्स पे कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो हाई बीएमआई मॉर्बिड ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जैसे अभी मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किया जिसका 240 किलो वेट था। अच्छा। तो वो पेशेंट हिले नहीं पाता, वो अपना बेड से बाहर नहीं निकल पाता, व्हीलचेयर से बाहर नहीं निकल पाता, स्नोरिंग उसको है, बैठा बैठा सोता है, लेट नहीं पाता। तो ऐसे पेशेंट जो हैं उनको बेरियाट्रिक सर्जरी से, जो कि आजकल तो हम रोबोटिक असिस्टेड बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जिससे उनका वेट लॉस होता है। और तकरीबन उस पेशेंट ने 140 से तकरीबन 140 किलो लूज किया 240 में से, तो अभी वो 100 केजी के आसपास है। बिल्कुल। और एक और चीज़ बताइए डॉक्टर कि जो लोग ओजेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी जैसे ड्रग्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो उस टाइम पर उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और हेल्प कर सकती हैं? मतलब उनको किन चीज़ों के साथ उसे कंबाइन करना चाहिए? सिर्फ इस पे नहीं रिलाई करना चाहिए कि मैंने तो ओजेम्पिक, मोंजारो और वीगोवी लिया है तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। इसके साथ में वो और चीज़ें क्या करें ताकि उनका सस्टेनेबल वेट लॉस हो, लंबे टाइम तक हो और रिजल्ट्स भी जल्दी देखने को मिले? अगर आप ये ड्रग्स लेते हैं, जैसे ओजेम्पिक है, वीगोवी है, मोंजारो है, ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग्स हैं और ब्लेसिंग्स हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस को हम कब ले सकते हैं? जब आप इसको अंडर द गाइडेंस लेते हैं ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट। तो आप मेडिकल एक्सपर्ट की गाइडेंस में लें इसको। कितनी डोज लेनी है, किस प्लान से लेनी है, वो आपको बताएंगे। प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन, आपका स्लीप पैटर्न और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चीज़ें जो अगर आप कंबाइन करके इसमें लेंगे तो आई थिंक हम
इस ड्रग का फुल जो पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल है, उसको अचीव कर सकते हैं और हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक एस्पेक्ट को हमें इतनी ही आसान भाषा में समझाया है। आई गेस ऑडियंस को इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और मेरे सवाल आपको सही लगे होंगे। थैंक यू सो मच मेगा, इट्स अ ऑनर फॉर मी टू बी हियर एंड टू बी कनेक्टिंग विद योर व्यूअर्स। एग्जैक्टली। और जब एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जो कि मेरे दिल के पास में है, तो उसमें उसका मतलब एंजॉय करना उसका और भी बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच डॉक्टर। इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इस सेशन के ज़रिए हमने आप तक ओजेम्पिक, मोंजारो और वीगोवी जैसे ड्रग्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो, कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम अगला जो पॉडकास्ट है वो किसी और टॉपिक पर करें, तो आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।